नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें। पड़ोसी देश नेपाल में देर रात 6.3 की तीव्रता से भूकंप आया और भूकंप के झटके दिल्ली तक महसूस किए गए। दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ में भी धरती कांपी। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप 9 नवंबर की रात करीब 1:57 पर आया और इसकी गहराई जमीन से 10 किलोमीटर नीचे थी। ईपी सेंटर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 90 किलोमीटर दूर पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ नेपाल के मणिपुर में रहा। दिल्ली के अलावा उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कुछ जगहों पर इस भूकंप के झटके महसूस किए गए। भारत में इस भूकंप से किसी तरह की कोई नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कल देर रात 1:57 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तराखंड, साथ ही साथ बिहार के भी कुछ हिस्सों में भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस किए गए। यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल में ये झटके महसूस किए गए हैं। भारत नेपाल में धरती हिलने की खबर सामने आई है। बिहार में भी भूकंप के ये जो झटके हैं वो कहीं कहीं पर महसूस किए गए। और इसी बीच राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बता दें। मंत्री तेज प्रताप यादव के सरकारी ड्राइवर के साथ मारपीट की गई। गोला रोड टी पॉइंट पर रोककर यह मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। ड्राइवर सन्नी तेज प्रताप को घर छोड़कर वापस लौट रहा था और काफी देर तक पीछा करने के बाद गाड़ी को रोक लिया गया। आरोपी की गाड़ी पर जेडीयू नेता का बोर्ड लगा हुआ था। जेडीयू सदस्य सह सलाहकार समिति का यह बोर्ड लगा था और ड्राइवर ने दानापुर में सनहा में इस पूरे मामले को लेकर केस दर्ज करा दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेज प्रताप यादव जो वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, उनके ड्राइवर के साथ मारपीट की गई है और इस पूरे मामले को लेकर दानापुर में केस दर्ज कराया गया। और इसी बीच दानापुर से भी आपको एक और बड़ी खबर बता दें। दवा की दुकान में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। 25,000 रुपए कैश लेकर लुटेरे फरार हो गए। नवादा मोड़ के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। 10 लाख का चेक भी बदमाश लेकर फरार हो गए हैं। 4 की संख्या में लुटेरे वहां पर पहुंचे थे और इस बड़ी घटना को अंजाम दिया। नवादा मोड़ के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां दवा दुकान में 10 लाख का चेक लेकर बदमाश फरार हो गए। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमरजीत शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमरजीत, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया? जी देखिए, पटना पुलिस के लिए ये जो लुटेरे हैं वो सिरदर्द बने हुए हैं, क्योंकि जो दवा दुकान है उसी को टारगेट करते हैं। और पिछले 3 दिनों की बात की जाए तो ये तीसरी घटना है और ये तीसरी घटना फुलवारी शरीफ के नवादा मोड़ के पास दवा दुकानदार के साथ में जो है हुई है। हथियार लेकर अपराधी आते हैं और दुकान में हमला बोल देते हैं और एक साथ जो है सभी जो है कोई काउंटर पे जाता है, कोई दूसरे जगह जाता है और लूट की घटना को अंजाम देकर के मिनटों में, लगभग 1 से 2 मिनट में वो सारा काम कर लेते हैं। और जो कैश होता है सबसे पहले टारगेट उनका वही होता है और लेकर के निकल जाते हैं। 2 गाड़ी से ये जो है चलते हैं, 2 मोटरसाइकिल से 4 लोग, और लूट की घटना देने के बाद जो है तुरंत गायब हो जाते हैं। पुलिस इन्हें खोज तलाश कर रही है, लेकिन जो है अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। पहली घटना हुई थी फुलवारी शरीफ में 2 दिन पहले और उसके बाद जो है गर्दनीबाग थाना अंतर्गत जो बाईपास इलाका है वहां ये लूट की घटना हुई थी। और तीसरी घटना जो है फुलवारी शरीफ में एक बार फिर से जो है अपराधी पहुंचते हैं और लगभग ये समय भी ये लोग तय करते हैं कि 9 से 9:30 के बीच का हो, ताकि जो है सारा जो है जो दवा बिकता है उसका पैसा गल्ले में हो और उसको लूट करके वो फरार हो जाते हैं। तो अभी तक पुलिस इनको पकड़ नहीं पाई है और ना ही इसको चिन्हित कर पाई है। सिर्फ सीसीटीवी में जो फुटेज आए हैं उसी के आधार पर पुलिस जो है छानबीन कर रही है और पकड़ने का जो है दावा कर रही है। जी अमरजीत, इस पूरी खबर पर आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो दानापुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां दवा की दुकान में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है। और देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा है कि शराबबंदी अच्छी चीज है, लेकिन इसको लागू करने में कई स्तर पर गड़बड़ी भी हो रही है, जिसकी वजह से गरीब जेल जा रहे हैं
और बड़ी मछलियां छूट जा रही है। मांझी ने कहा है कि शराबबंदी कानून के तहत आज जितने भी लोग जेल में बंद हैं, उनमें 70% ऐसे गरीब लोग हैं जो काफी कम मात्रा में शराब पीने के आरोप में पकड़े गए हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं और इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। शराबबंदी कोई खराब नहीं है, शराबबंदी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का जहाँ तक सवाल है उसमें गड़बड़ियाँ हो रही है, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो राजस्थान गुजरात में हो, और जिसके चलते जो बड़े लोग हैं, तस्कर लोग हैं, वो बच जा रहे हैं, वो मालो माल हो रहे हैं, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं वे लोग मारे जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, वो जेल में जा रहे हैं। आज जेलों में बंद होने की बात अगर देखा जाए तो 70% वैसे गरीब लोग जेल में बंद हैं जो आधा लीटर या क्वार्टर लीटर दारू पी करके पकड़े गए हैं। चलिए बात करते हैं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की। दरअसल प्रशांत किशोर ने जनता से ये भी कहा कि जिन नेताओं को आपने वोट दिया है उन्हें यही लगता है कि बिहार का हर व्यक्ति का विकास किया जा चुका है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने जमीनी हकीकत मालूम ही नहीं की। जब नेता लोगों से मुलाकात करेंगे तभी तो हकीकत का पता चल पाएगा, नहीं तो कैसे मालूम होगा। गांव देहात गली शहर से घूम के पहले देखी कि कौन आदमी के साथ में लेके चलल जा सकेला, रउआ कौना दुख तकलीफ में रहता नहीं। जब हम जानते नहीं कि रउआ का समस्या बा तो ओकर उपाय कैसे निकालो। रउआ घर में माटी के बाद और घर की पक्का घर भाई जानब तब न जानब कि भैया घर बनी कि ना। आना तो पटना में बैठ के हमरा ये बुझाता कि सबके घर पक्के के बा, सबके मजदूरी मिल रहा बा, सबके रोजी रोजगार बा। नीतीश कुमार के तो यह बुझाता कि सबके लड़का पढ़ के एकदम विद्वान हो गए सर। और देखिए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का आज जन्मदिन है। तेजस्वी यादव 33 साल के हो गए हैं और तेजस्वी ने पटना स्थित अपनी मां राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर मां और बड़े भाई तेज प्रताप यादव और बेहद करीबी संजय यादव के साथ अपना जन्मदिन मनाया। तेजस्वी ने आधी रात को केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया है। जन्मदिन पर अपने पिता लालू प्रसाद यादव और बड़ी बहन मीसा भारती से आशीर्वाद लेने के लिए तेजस्वी आज दोपहर में दिल्ली रवाना हो जाएंगे। तेजस्वी यादव के जन्मदिन को लेकर आरजेडी कार्यकर्ताओं में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। महुआ विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन के आवास पर केक काटा गया और तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बधाई दी गई। तो ये दो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे अपनी टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ जहां विधायक आवास में मुकेश रोशन के घर पर ये जन्मदिन तेजस्वी यादव का मनाया गया और दूसरी तस्वीर राबड़ी आवास की आप देखिए। रात को 12 बजे तेजस्वी यादव ने अपना जन्मदिन अपनी मां, बड़े भाई और बेहद करीबी संजय यादव के साथ मनाया है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बेगूसराय के सिमरिया गंगा धाम में चल रहे कल्पवास मेले का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। सुरक्षा के मद्देनजर जगह जगह पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। सारे इंतजाम बेगूसराय डीएम और एसपी की देखरेख में किए गए हैं। तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता संतोष कुमार ने। अभी हम खड़े हैं सिमरिया गंगा धाम स्थल पर, जहां की बिहार के सीएम जो है नीतीश कुमार, उनका आगमन होने वाला है। तो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं और जो लोगों में एक उत्साह है, क्योंकि सीएम खुद चलकर जो है यहाँ सिमरिया आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं लोगों की एक आस जगी है कि सिमरिया का पुनर्कल्याण जो होगा वो होगा। जो भी व्यवस्थाओं में त्रुटि है या जो भी कमियाँ हैं, उन्हें सीएम के आने के से लोगों में लग रहा है कि जो कमियां दूर होंगी और आने वाले वर्षों में जो है कल्पवास मेले का कायाकल्प होगा। चूँकि हम आपको बता दें कि अगले साल वर्ष 2023 में यहाँ अर्धकुंभ भी लगने वाला है, तो इसको लेकर कहीं न कहीं एक तैयारी ही कहा जाए। चूँकि सीएम खुद यहाँ आ रहे हैं तो वो जो है सिमरिया घाट की कमियों को देखेंगे, यहाँ क्या ज़रूरत है उसको देखेंगे। तो कहीं न कहीं लोगों को ये लग रहा है जो आने वाला वर्ष जो है जो अर्धकुंभ के साथ आएगा, तो लोगों में एक विश्वास जगा है। यहाँ कुछ लोग भी हैं हमारे साथ।
क्या लगता है आगे अगले वर्ष जो है वो महाकुंभ अर्धकुंभ भी लग रहा है, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं सीएम के आने से? सीएम आने से तो कोई नहीं देख रहे हैं क्या होगा नहीं होगा। कोई एक प्रोग्राम हुआ है सीएम का, तो खैर वो तैयारियां अर्धकुंभ के लिए क्या लग रहा है, जो क्या व्यवस्था? कुछ नहीं, हम देख रहे हैं कि लगेगा तब न देखेंगे क्या लगेगा। क्या चाहिए, क्या मांग होना चाहिए? घाट बनना चाहिए। जो अभी यात्री आते हैं वो फंस जाते हैं, लसक जाते हैं। घाट बनाना बहुत जरूरी है। यही वो रास्ता है जहां से सीएम एनटीपीसी से उतरने के बाद सड़क मार्ग से यहां तक पहुंचेंगे। प्रशासन के लोग भी यहां मौजूद हैं, उनके द्वारा कार्रवाई भी की जा। लेकिन हम आपको दिखा चुके हैं जो सीएम के आने से लोगों में उत्साह भी है। प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा यहां जो तमाम व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो की जा रही हैं। तो कहीं न कहीं आने वाले समय में सिमरिया का जीर्णोद्धार होने वाला है, ऐसा लोग उम्मीद कर रहे हैं। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। और देखिए, नीतीश कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। विधायक एमएलसी का वेतन भत्ता बढ़ा दिया गया है। पूर्व सदस्यों के वेतन भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई है। 25 लाख तक की गाड़ी विधायक, एमएलए और एमएलसी खरीद सकेंगे। आपको बता दें कि पहले 15 लाख तक की ये सुविधा दी गई थी और 30 लाख की जगह 40 लाख रुपए यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा। 25,000 से बढ़कर 30,000 रुपए वेतन कर दिया गया है। नीतीश कैबिनेट ने यह बड़ा फैसला लिया। दरअसल बिहार विधानमंडल के वर्तमान सदस्य और पूर्व सदस्य के वेतन और भत्ते में की गई वृद्धि का खाका सामने आ गया है। अब विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्य 25 लाख तक की गाड़ी खरीद सकेंगे। पहले 15 लाख तक की गाड़ी खरीदने की सुविधा दी गई थी। अब 30 लाख की जगह 40 लाख का यात्रा का कूपन भी मिलेगा। अब वेतन 25,000 से 30,000 तक बढ़ा दिया जाएगा। इससे पहले कैबिनेट ने विधानमंडल के सदस्य को 30,000 यूनिट बिजली मुफ्त देने का फैसला किया था। और गरीब सवर्णों के लिए 10% के आरक्षण के केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। आरजेडी जहां सधे अंदाज में प्रतिक्रिया देकर जातिगत मतगणना की मांग कर रहा है, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गठबंधन के सहयोगी के स्टैंड से अलग बयान देते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। आर्थिक आरक्षण पर सीएम नीतीश कुमार ने अपने गठबंधन के सहयोगी आरजेडी के स्टैंड से उलट बयान दिया है। उन्होंने ईडब्ल्यूएस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। साथ ही उन्होंने आरक्षण पर लगी 50% के लिमिट को बढ़ाने की मांग की है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि ओबीसी समेत दूसरे पिछड़े वर्गों को उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण मिले, इसके लिए आरक्षण की सीमा को बढ़ाना जरूरी है। सीएम ने जातीय जनगणना की मांग दोहराई है। जो गरीब है, चाहे वो किसी बिरादरी का, किसी जाति का हो, सबकी हम लोग मदद करेंगे, उसके लिए ये सब करवा रहे हैं। ये तो हम लोग करवा रहे हैं, तो देश भर में भी हो जाए। आई जो 50% पर है और आगे बढ़ जाए, सबसे अच्छा होगा, बहुत अच्छा। नीतीश कुमार के बयान पर बीजेपी तंज कस रही है। आरजेडी के संगत के असर की बात कही जा रही है। सुनिए बीजेपी प्रवक्ता का ये बयान। आप जो है बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आप जितना हो सकता है आरक्षण के दायरे को बढ़ा सकते हैं। आप क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? आपको कौन रोका है? आप भारत के संविधान के दायरे में रह करके सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को मानते हुए आपको जितना आरक्षण देना है दीजिए, हम लोग स्वागत करेंगे। लेकिन गरीब सवर्णों को जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है उसका तो आप कुटिलतापूर्वक अपने बयान से राजद की संगति में जाकर इस टाइप का बयान मत दीजिए। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 3-2 के मत से ईडब्ल्यूएस कोटा जारी रखने को मंजूरी दी थी। देश की सर्वोच्च अदालत का कहना है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 50% कोटा को ये 10% रिजर्वेशन बाधित तो नहीं करता। सत्ता में भागीदार आरजेडी के नेता जहां इस मुद्दे पर संभलकर बयानबाजी कर रहे हैं, इसी फैसले के आधार पर जातिगत जनगणना की मांग की जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ताजा बयान ने बिहार की सियासत को गर्म कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और आरजेडी ने आरक्षण का दायरा बढ़ाने की सीएम नीतीश की मांग का समर्थन किया है। पार्टी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि आरक्षण का दायरा भी बढ़ना चाहिए, साथ ही पूरे देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि कौन वर्ग पिछड़ा हुआ है। देश को जरूरत है कि जो सीमा रेखा आरक्षण की 50% रखी गई है उसको तोड़ देनी चाहिए। इंदिरा सहनी की जो बैरियर सामने लगी है अब वो हटनी चाहिए और जातीय आधारित जनगणना को भी मूर्त रूप देनी चाहिए।
साइंटिफिक डाटा उसी से उपलब्ध भी होगा, तब पता चलेगा कौन कितने गरीब और कमजोर, लाचार और बेबस हैं। विक्रम सिंह राठौर को यूपी के गाजियाबाद से गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी पाई है। बताया जा रहा है कि मधुबनी एसपी की मॉनिटरिंग में पुलिस की टीम 22 दिनों तक दिल्ली में कैंप करने के बाद कुख्यात शराब तस्कर विक्रम सिंह राठौर को धर दबोचा। एसडीपीओ आशीष आनंद के मुताबिक पुलिस की गिरफ्त में आया विक्रम सिंह राठौर मधुबनी के झंझारपुर और फूलपरास अनुमंडल के अलावा सीमांचल के कई अन्य जिलों में भी शराब की सप्लाई किया करता था। फिलहाल इससे पूछताछ के आधार पर पुलिस की तहकीकात जारी है। इनका काम था कि ये बाहर से सप्लाई करते थे यहाँ के लोगों को, और यह एक कुख्यात शराब तस्कर है जिसके लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे थे। लगभग 22 दिन टीम हमारी वहाँ कैंप की है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार इसका अनुश्रवण किया जा रहा था और विक्रम सिंह राठौर को वहाँ से गिरफ्तार करके लाया गया है। और देखिए, इसी बीच राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, नाले में गिरने से मासूम की मौत मामले को लेकर डीएम चंद्रशेखर सिंह अब एक्शन में हैं। उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा है नगर निगम के इंजीनियर विजय कुमार से। 24 घंटे के अंदर जवाब अगर नहीं दिया गया तो कार्रवाई तय है। डीएम ने माना आपराधिक ये मामला है। राजीव नगर में यह हादसा हुआ था जहां एक मासूम बच्चे की नाले में गिरकर मौत हो गई और जिसमें नगर निगम की लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिली थी और यही वजह है कि इंजीनियर से जवाब मांगा गया है और 24 घंटे के अंदर अगर जवाब नहीं दिया गया तो इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। और बक्सर में आयोजित सनातन संस्कृति समागम में प्रख्यात कलाकार कैलाश खेर ने अपनी प्रस्तुति दी। बक्सर के अहिरौली गांव आयोजित कार्यक्रम में देश के बड़े बड़े कलाकार भाग ले रहे हैं। अनुराधा पौडवाल, शारदा सिन्हा, बाबा सत्यनारायण मौर्य, हंसराज रघुवंशी, मनोज तिवारी, रवि किशन, मैथिली ठाकुर, पवन सिंह जैसे बड़े कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। पहले दिन कैलाश खेर के कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ अहिरौली पहुंची थी। तुमसे न जाने क्यों अनजाने हैं सिलसिले, तुमसे न जाने क्यों सपने पलकों तले, तुमसे न जाने क्यों। और दरभंगा पहुंची मिथिला की बेटी और प्रसिद्ध गायिका मैथिली विद्यापति सेवा संस्थान के 3 दिवसीय मिथिला विभूति पर्व के स्वर्ण जयंती समारोह की समापन कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए मैथिली ठाकुर ने कहा कि आज वो बेहद प्रसन्न है क्योंकि वो अपने ननिहाल में प्रोग्राम करने आई है। उन्होंने कहा कि आज सोशल मीडिया कलाकारों के लिए वरदान है। छोटे छोटे गाँव से प्रतिभा बाहर निकल कर आ रही मैथिली ठाकुर ने कहा कि मैथिली गीत में जो मिठास है यही कारण है कि दूसरे भाषा बोलने वाले या विदेश में रहने वाले लोग भी मैथिली गीत सुनना और समझना चाहते हैं। मिथिलांचल में छे चूँकि हिंदी चैनल है लेकिन हम मैथिली में अहाँ से पूछब कि अहाँ के रिश्ता दरभंगा से बहुत पुरान रहल छै, की छै अहाँ अपने? दरभंगा में हमार नानी गाँव है लहरियासराय में, और हमारे मामा से हो आयल छथिन बैसल छथिन तो आई कार्यक्रम में हो रहथिन, तो दरभंगा तो अपन नानी गाँव में है। हम कुछ दिन पहले भी आपका एक इंटरव्यू किए थे, उसमें आपने कहा था कि उस समय जब आप आई हुई थी दरभंगा तो कहा था कि कलाकारों के लिए संसाधन की कमी है, लेकिन अब लगता है कि अब कलाकारों के लिए संसाधन की कमी नहीं है, सोशल मीडिया है। ऐसे में जो युवा कलाकार हैं उनके लिए क्या मैसेज है? आप तो बहुत आगे हैं। जो उस समय क्या था, इंटरनेट बिल्कुल इवॉल्व हो रहा था। उस समय ऐसा था कि थोड़ा मतलब बचा के लोग यूज़ करते थे, तो इंटरनेट पे प्लेटफॉर्म मिलना बहुत मुश्किल था। लेकिन अभी जैसे जैसे समय बदल रहा है तो वैसे वैसे हम देख सकते हैं कि एक ऐसी क्रांति आई है कि सोशल मीडिया ही एक बहुत बढ़िया एक ज़रिया बन गया है। किसी को अलग अलग स्टेज की ज़रूरत नहीं है, लोग अपने घर में अपने फ़ोन से अपना स्टेज
खुद का बना सकते हैं। अगर किसी के पास कोई कला है तो उसको किसी से कोई हेल्प की मुझे नहीं लगता कि कोई मदद की ज़रूरत है। बस वो ये है कि आम जनता तक पहुंचना उसके लिए बहुत आसान हो गया है। कोई बड़े चैनल या बड़े जैसे रियलिटी शोज़ हम बोल सकते हैं, बड़े बड़े स्टेजेस, उनकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती आजकल। तो फ़ोन एक ऐसा माध्यम है जो घर घर तक इंसान पहुंच सकता है। तो ये तो हो गया कि संसाधन अब लोगों के पास आ गया, लेकिन मैथिली में जो बात करें तो मैथिली में अब ऐसे कलाकारों की बहुत कमी दिख रही है, जो आप जैसे जो कलाकार हैं जो नेशनल स्तर तक मैथिली को पहुंचा रहे हैं। तो क्या लगता है कि मैथिली में लोगों को और आना चाहिए सामने, और या इसके उठाने के लिए या इसके विकास में लोगों को कुछ और योगदान देना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि 10 साल पहले तक बहुत ही कम कलाकार के नाम लोग मिथिला में जानते थे। वही कुछ लोग थे जिनको लोग हर जगह देखते और सुनते थे। लेकिन अभी के समय में मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। नए नए हर रोज़ एक नया कलाकार आ रहा है, और सोशल मीडिया के माध्यम से जो यहाँ के जो लोकल न्यूज़ चैनल्स हैं, लोकल पोर्टल्स हैं, उस पर भी देखने को मिलता है कि यहाँ इस घर में इस बच्ची ने इतना अच्छा गाया है, इस बच्चे ने इतना अच्छा गाया। तो मुझे लग रहा है कि अभी लोग भी जागरूक हो रहे हैं। नए नए बच्चे हैं, छोटे उम्र में हैं, वो मैथिली संस्कृति को और समझ रहे हैं, मतलब अपनी ही संस्कृति के गाने गा रहे हैं, अपनी भाषा के गाने गा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जहानाबाद जिले की कल्पा ओपी क्षेत्र के खेदरपुरा में एक महिला की जानबाजी की काफी चर्चा हो रही है। दरअसल जमीन विवाद को लेकर समझौता के लिए दो पक्ष के लोग एक खेत में जुटे हुए थे, और तभी एक पक्ष की तरफ से आए रामबाबू सिंह ने पिस्टल निकाल दी और मारपीट शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच रूपम नाम की एक महिला ने बहादुरी दिखाते हुए रामबाबू से पिस्टल छीन ली। पूरा विवाद 5 कट्ठा जमीन को लेकर जारी था। मेरे भाई के ऊपर गन तान रखा था, ठीक है, तो उसकी फैमिली मेरे पास थी। मैंने उसको फैमिली के दोनों हाथ पकड़ के अपने भाई के पास रख दी, ठीक है। तो रख दी तो जब तक वो गोली नहीं चला पाया तो वो उसकी मैडम बोली कि ऐसा करो कि तुम वीडियो बनाओ, ये मेरे को मार रही है, ठीक है, उसकी मैडम। तो वो क्या किया कि बंदूक रख कर और मोबाइल से वीडियो बनाने लगा। जब तक हम उसके पास से हट गए, हट के और सीधे मैंने हम बोलते बोलते उसके पास चले गए। उसके पास चल के एक ब्रेक दौड़ के और उसका जेब में हाथ पकड़ के और वही राइफल छीन लिए। छीने तो हमको 2 तब रख दिए हैं, तो फिर भी मैं उसके जेब में हाथ रखी थी, फिर भी उसमें मैंने पटक के पकड़े। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। Headlines presented by